हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन इन रिसर्च एंड सम एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। ये वीडियो बनाने का ख्याल मेरे को इस तरीके से आया बिकॉज हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जो है डेप्थ में जाते जा रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है फोकस कर रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है या हमें कॉन्सेप्ट बस पता चल जाए और हम जो है उसको पढ़ करके उसको समझ करके आगे चले जाएं, हमारा बस है ना, इस तरीके से हमें जो है थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाए। बट एक्चुअली में रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपको असेस करेगी कि जो आप अभी तक रिसर्च कर रहे हो या आप कर चुके हो या आप करने वाले हो, क्या आपने जो एक्चुअल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है उसके साथ सिंक्रनाइज किया है कि नहीं किया है आपने, उसको ध्यान में रख करके आपने रिसर्च किया है कि नहीं किया है। जो रिसर्च का मेन उद्देश्य होता है, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या आपने अपने रिसर्च में उसको फुलफिल किया है कि नहीं किया है, ये आपको आज पता चलने वाला है। साथ ही साथ हम रिसर्च क्यों करें, वाई वी आर इंड्यूसिंग आर सेल्फ इन टू रिसर्च, वाई वी शुड राइट अ रिसर्च पेपर। और ऐसे बहुत सारे जो हमारे मन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्या मिलेगा इससे, क्या मिलेगा हमें रिसर्च करके, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको आज पता चलने वाली हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। और हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे। So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest update. You can also visit our website, that is researchphd.in. The link of this website is given in the description box. In this website, we used to upload daily quizzes और साथ ही साथ आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशंस और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज से रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस भी यहाँ पे मिल जाएंगी। आप हमें फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है रिसर्च का। फर्स्ट, टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमिना और टू अचीव न्यू इनसाइट्स इनटू इट। कुछ अननोन फाइंड करना, कुछ ऐसी चीज़ फाइंड आउट करना जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं ढूंढी है, नहीं की है फाइंड आउट। अगर आप अपनी इंटेलेक्चुअल या साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड यूज़ करके अगर आप कुछ नया फाइंड आउट कर रहे हो तो वो रिसर्च कहलाएगी। और वो रिसर्च को क्या कहेंगे हम? एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ न्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं फाइंड आउट की है ना, वी आर गोइंग टू अचीव न्यू इनसाइट्स इनटू इट, तो वो कहलाएगी एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज। द फर्स्ट इज, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड समथिंग अननोन देन यू आर डूइंग समथिंग which is synchronized with the objectives of research. Second is to portray accurately the characteristics of a particular individual situation or a group. ये क्यों है ऐसा है? कोविड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चली तभी हमने जो है उससे रिलेटेड जो है वैक्सीन बनाई है। तो हमें अगर किसी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, किसी सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है ना, तो जैसे कि आपसे अगर बोला जाए कि फ्रॉम मार्च, जब से 22nd 24th के आसपास जो आपका संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था, उससे लेकर के सपोज आप जब है ना अलग अलग स्टेजेस में जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया हुई, अगर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने शब्दों में वर्णन करो या आप रिसर्च कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या जो है इम्पैक्ट पड़ा, ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और बहुत सारी चीज़ों, पॉवर्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारे नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप फाइंड आउट कर रहे हो किसी इंडिविजुअल की, किसी सिचुएशन की या किसी ग्रुप की, तो वो भी आपकी जो है एक तरह की रिसर्च कहलाती है और उसे अपन कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़। मतलब इसमें आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो, आप इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर रहे हो, आप सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर रहे हो, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीका, अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो भी आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के साथ ही आप चल रहे हो। इसके अलावा टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। कितनी बार ये चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, बार बार क्यों हो रही है, इस फ्रीक्वेंसी से ही क्यों हो रही है, ये सब आपके अंदर क्यूरोसिटी आती है ना, जानने की इच्छा होती है आपको। और अगर आप ऐसा कुछ फाइंड आउट कर रहे हो तो आप डायग्नोस कर रहे हो, तो वो कहलाएगा डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़। बार बार फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना,
कि कोई चीज़ बार बार क्यों हो रही है ना, हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि इसीलिए हो रही है बिकॉज ये चीज़ इसके पीछे शामिल है। तो ये भी आपकी क्या कराएगी, ये भी आपकी कहलाएगी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। इट इज़ नोन एज डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़। हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं हम, हमारे पास कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट है, वो सही है या नहीं है, हमें टेस्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेस्टिंग टेक्निक्स, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती है ना। आपको कॉजल रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट करना है, डिपेंडेंट पे उसका इफेक्ट देखना है। अगर आप ऐसा कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट अगर आप देख रहे हो, तो वो भी एक तरीके की आपकी ऑब्जेक्टिव ही कहलाती है, एंड दैट पर्टिकुलर रिसर्च इज नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज। ठीक है, यू आर just testing the hypothesis that you have made, which is completely tentative, which is a kind of a supposition. तो वो भी आपकी ऑब्जेक्टिव के साथ सिंक्रोनाइज कहलाएगी। अब आ जाते हैं रिसर्च के पीछे मोटिवेशन, क्यों कर रहे हैं हम रिसर्च, व्हाट इज़ द मेन मोटिवेशन बिहाइंड इट, क्यों करनी चाहिए हमें रिसर्च। तो इसके बहुत से पॉइंट्स हमको जो है आज पता चलेंगे। दैट इज़ टू अ डिज़ायर टू गेट अ रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद इट्स कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स। हमें पीएचडी की डिग्री चाहिए तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। हमको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो हमको पीएचडी की डिग्री चाहिए, पीएचडी की डिग्री चाहिए तो हमको रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको रिसर्च की डिग्री चाहिए तो आप रिसर्च करते हो। सेकेंड, डिज़ायर टू फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हुई है, मैं उसको सॉल्व करूँगा, मैं रिसर्च करूँगा और उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊँगा। आई टुक दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज अ चैलेंज। तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी, ये भी आपको मोटिवेट करेगा कि आपको रिसर्च करना है। थर्ड, डिज़ायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क। मैंने कुछ क्रिएटिव किया है, कुछ इनोवेटिव किया है, उससे आपको प्लेजर मिल रहा है, उसको आपको खुशी मिल रही है, मुझे मिलेगी जब मैं रिसर्च कर लूँगा। तो ये आपको मोटिवेट करेगा कि आपको रिसर्च करनी चाहिए। नेक्स्ट, desire to be of service to society. You are contributing if you are finding something new, if you are describing the characteristics, if you are finding the cause and effect relationship, then in that case you are contributing something to the society. ठीक है, सोसाइटी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो जो अभी तक नहीं पता था किसी को, वो आप रिसर्च करके बता रहे हो उनको, तो आप सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, डॉक्टर अगर आपके नाम के आगे लग जाएगा तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी कि हाँ दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ रिसर्च समथिंग, इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है ना। तो एक अलग ही नज़र के साथ कोई हमें देखता है कि इन्होंने रिसर्च पेपर इतने लिखे हुए हैं, या हम लोग देखते हैं कि इनके नाम के आगे डॉक्टर है तो कितने एक्सपीरियंस और कितने इनके पास नॉलेज होगी। ठीक है, तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है, इसीलिए भी हम ये चीज़ भी हमें मोटिवेट करती है कि हमें रिसर्च अपनी अच्छे से करनी चाहिए। नेक्स्ट, वी आर क्यूरियस टू नो समथिंग। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हो सकती, ये वैसे क्यों हो रही है, हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। तो ये हमको मोटिवेट करती है कि हम इसके बारे में जानें और इसके ऊपर रिसर्च करें। डिज़ायर टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ वाइड स्प्रेड सोशल प्रॉब्लम्स। ये चीज़ हो रही है, इसके पीछे ये इफेक्ट हो रहा है, इसके बीच में हमको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। ये भी होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये भी आपको मोटिवेट करती है कि ये चीज़ हुई, इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है इसके ऊपर। लॉकडाउन हुआ तो इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है किसी चीज़ के ऊपर, और अगर आपको पता चल गया कि इसका इफेक्ट ये पड़ रहा है और ये चीज़ जो है हो चुकी है, अब तो लॉकडाउन का जो है प्रक्रिया हो चुकी है और इसको हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव कहलाएगा। और अगर हम कॉज एंड इफेक्ट को देख रहे हैं, है ना, तो वो कहलाएगा आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज, है ना। यू आर जस्ट मेकिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट। तो वो आपका एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगा, जिसमें आप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो, उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। अपीयरेंस ऑफ नॉवल एंड अनएंटिसिपेटेड सिचुएशंस। जो चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। हमें पता नहीं था कि आगे जा करके क्या होने वाला है, हमें पता नहीं था कि जो मार्च के टाइम पे हमें पता था कि चाइना जो है बहुत सफ़र कर रहा है, हमारा इंडिया में भी कोरोना फैल रहा है। मैं 2020 की बात बता रहा हूँ, मार्च के आसपास की। तो हमको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, बट हम लोगों ने फिर भी मास्क ज़रूरी करवाए। हम लोगों ने बोला कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, क्योंकि हमें पता था कि हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, कि कितना हद तक लोगों की डेथ हो जाएगी, कितने हद तक कोरोना फैलेगा। पर हम उस सिचुएशन को हमने हैंडल करने की कोशिश की, इसके ऊपर हमने रिसर्च किया कि, है ना, संपर्क में लोग आ रहे हैं तो उनको संपर्क में नहीं लाने के लिए हमने दूरी मेंटेन की, 2 हाथ की दूरी होनी चाहिए, 2 गज की दूरी होनी चाहिए। तो सब क्या है, अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स जो होने वाली है उसके पहले ही हम क्या हो गए, हमें रिसर्च करके उनके लिए कुछ ना कुछ
जो है सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। तो ये भी जो है आपको मोटिवेट करता है, मोटिवेट किया लोगों को, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें वो लेके आए पहले, और बहुत से लोगों की इसकी वजह से जान भी बच गई। डिज़ायर टू डिस्कवर न्यू एंड टेस्ट ओल्ड साइंटिफिक प्रोसीजर्स। हम अलग अलग, कोई चीज़ बार बार हो रही है, हम करते हैं इंडक्टिव में, कोई चीज़ बार बार हो रही है तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ फ्रीक्वेंटली बार बार होती जा रही है तो हमने एक थ्योरी बना दी कि ये ऐसा ऐसा होता है, मतलब इसके पीछे ये थ्योरी है। अब हम देख रहे हैं कि क्या वो थ्योरी हर सिचुएशंस में एप्लीकेबल होगी, तो हम डिडक्टिव का सहारा लेते हैं, है ना, डिडक्टिव रिसर्च हम देखते हैं। तो इन दैट केस हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ नया फाइंड आउट करना है तो हमको मोटिवेट करेगा, या जो ओल्ड हमारे पास कोई टूल या टेक्निक है उसको हम अभी इम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा, अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से मोटिवेशन आपको देगा कि आपको कुछ है न्यू फाइंड आउट करना है, यू हैव टू गेन समथिंग न्यू, यू हैव टू जनरेट सम फंडामेंटल नॉलेज। तो ये भी आपको मोटिवेट करता है रिसर्च करने के लिए। तो आई होप ऑब्जेक्टिव्स आप ध्यान में रखोगे और ये चीज़ें आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी कि आप एक अच्छी रिसर्च करो और कंट्रीब्यूट करो कुछ सोसाइटी की तरफ। चलिए, थियोरेटिकल पार्ट हो गया, अब आते हैं एमसीक्यूज पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो ध्यान से सुन रहा होगा मेरा ये वीडियो वो सारे आंसर सही दे सकता है। रिसर्च स्टडीज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स कैन बी नोन एज, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, एक्सप्लोरेटरी स्टडी होगा इसका आंसर, फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी, डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी। इसका आंसर बहुत इजी है, डी इसका आंसर है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी। और इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूँ कि हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं कि जो भी हमने टेंटेटिव अजम्पशन बनाया वी आर टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेस्टिंग टेक्निक्स, और हम देख रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या ऑल्टरनेटिव रिजेक्टेड है या क्या सिचुएशन है या वाइस वर्सा है, ये हमको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके ही पता चलता है। सेकेंड क्वेश्चन, द पॉसिबल मोटिव्स फॉर डूइंग रिसर्च मे बी desire to be of service to society, desire to get respectability, curiosity about unknown, या all mentioned here। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर डी है, ऑल मेंशनड हियर, बिकॉज हमें सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ये भी मोटिवेट करता है, रिस्पेक्ट मिलेगी ये भी मोटिवेट करता है, और क्यूरियस भी होते हैं तो मोटिवेट करता है कि हम कुछ फाइंड आउट करें। Sample is with representative part of the population. It contains each characterizes that entire population possesses. It is any part of population, या आंसर A and B। सैंपल क्या है, हम पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में, व्हाट इज अ सैंपल? It is basically a representative of the entire population because it is not possible to take the entire population because it take both time and cost. So हम सैंपल लेते हैं, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरी पॉपुलेशन को दर्शा रहा है, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही साथ पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रहा है, ये भी एक सैंपल का ही काम होता है। हम ये मान लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव भी है, और क्योंकि पूरी पॉपुलेशन हम नहीं ले सकते तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये बता रहा है, तो ये बेसिकली सैंपल होता है। इट इज़ एनी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये एनी पार्ट इज़ नॉट द सुटेबल वर्ड, कोई भी पार्ट नहीं हो सकता। हम सैम्पलिंग टेक्निक्स लगाते हैं जो कि हम पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सो इट कैनॉट बी एनी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, वी हैव टू यूज द सैम्पलिंग टेक्निक्स इन ऑर्डर टू गेट द सैंपल। फोर्थ, दिस सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व्स पर्पसिव सेलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सैंपल विच रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स। हम पर्पसली या एक कुछ पर्पस के साथ हम कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमारा ये पर्पस है, इसलिए हम इन यूनिट्स को जो है पॉपुलेशन से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो कौन सा सैम्पलिंग कहलाएगा? डेलिबरेट सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, या ऑल मेंशन्ड हियर। बेसिकली इन शॉर्ट ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमसे पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से, और हम सब जानते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिर्फ एक है, डेलिबरेट सैम्पलिंग, बिकॉज सिंपल रैंडम एंड सिस्टमैटिक बोथ इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सो डेलिबरेट सैम्पलिंग में हम डेलिबरेटली कुछ पर्पस के साथ यूनिट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वो हो जाता है डेलिबरेट सैम्पलिंग। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेस टू फेस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन? क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू शेड्यूल्स, टेलीफोन इंटरव्यूज, या ऑल मेंशन्ड हियर? किसमें हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं? इसका आंसर है बी, इंटरव्यू शेड्यूल, बिकॉज क्वेश्चनर्स तो आजकल ऑनलाइन भी हम टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर देते हैं गूगल फॉर्म की,
और जो है फिल करके सबमिट कर देते हैं हमारे रिस्पॉन्डेंट्स। तो देर इज़ नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन इन क्वेश्चनियर। टेलीफोन इंटरव्यूज़ तो फेस टू फेस होते ही नहीं बिकॉज हम ऑन कॉल रहते हैं, पर इंटरव्यू जो होते हैं बेसिकली उसमें हम फेस टू फेस बात करते हैं और जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। So this is the complete video regarding objective motivation and we have learned some of the expected MCQs of research aptitude. I hope आपको ये अच्छी लगी होगी क्लास। इसको आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके रिसर्च करें और मोटिवेट हों ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।